This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes, and today we have got this letter, which is a very simple letter. Again, does not have too much things, but again, this has got some special features. So I would like to explain you about this letter. First thing is again, हम letter किसको लिख रहे हैं? You are transferring Miss Suzanne Sundren to Banbury General Rehabilitation Center. जब भी हम किसी पेशेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बात तो पक्की हो गई है कि उसका कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई मेजर सर्जरी हुई है। उसके बाद बंदा जब उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो हम उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजते हैं ताकि वो कंप्लीटली रिकवर करे। यानी कोई मेजर चीज होने के बाद, मेजर एक्सीडेंट, मेजर ऑपरेशन, मेजर सर्जरी होने के बाद पेशेंट को रिहेबिलिटेशन चाहिए होती है ताकि वो पूरा रिकवर करे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, मान लो कोई पेशेंट पीजीआई में गया है या फिर किसी और हॉस्पिटल में गया है, फोर्टिस, अपोलो मैक्स या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में गया, मेदांता वगैरह, तो वहां से जब वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता है इंग्लिश में। तो बेसिकली रिहेबिलिटेशन सेंटर का काम क्या होता है? सिर्फ प्रिकॉशन लेना, यानी फॉलो अप केयर प्रोवाइड करना और रिहेबिलिटेशन करना। सो पेशेंट इज रेडी टू बी डिस्चार्ज टू रिहेबिलिटेशन सेंटर। अगेन, डिस्चार्ज प्लान में पर्पस होता है। तो पर्पस क्या कह रहा है कि उसको क्लिनिक पे वापस दिखाना है 1/10 को, यानी 1 अक्टूबर को। तो अगर मैं ये वाली बात लिखता हूँ कि 1 अक्टूबर को पेशेंट हमारे पास लेके आना है, तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि वो डिस्चार्ज कब हुआ है। डिस्चार्ज हुआ है 18th को, यानी आज की डेट है 18th of September। और यानी कि 13 डेज के बाद, 18 सितंबर के बाद 1 तारीख को, यानी कि 13 डेज के बाद पेशेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर में, सॉरी, हमारे क्लिनिक में वापस लेके आना है। डॉक्टर ब्राउन को कांटेक्ट करना है अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो, या कुछ भी इन्फेक्शन होता है। वैसे तो टेम्परेचर बढ़ना भी एक साइन ऑफ इन्फेक्शन ही है। अगर ऐसा कुछ भी होता है या इन्फ्लेमेशन होती है तो पेशेंट को वापस हमारे क्लिनिक पे लेके आना है। और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 100 से कम हो जाता है या 160 से ऊपर चला जाता है, एसबीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी पेशेंट अगर हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन हो जाता है तो पेशेंट को डॉक्टर ब्राउन को कांटेक्ट करना है। तो वैसे नॉर्मली डिस्चार्ज प्लान बहुत बड़ा होता है, पर इस केस में बहुत ही आसान डिस्चार्ज प्लान हमें दिया है। तो ये डिस्चार्ज प्लान के बहाने मैं आपको छोटा सा लास्ट पैराग्राफ लिख के भी दिखा देता हूँ। सो इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड represent the patient to our clinic। वैसे यहाँ पे हॉस्पिटल दिया होना चाहिए था, लेकिन फ्रंट पेज पे देखेंगे कि क्लिनिक है, हॉस्पिटल। He should represent our clinic on 1 October for general assessment, 2005 for general assessment। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने चाहिए क्योंकि कम दे रखा है। तो पैसिव वॉइस मतलब डॉक्टर ब्राउन should be contacted in case of any fever or if you notice any sign of infection। Along with this, सिर्फ बड़ा करने के लिए क्योंकि छोटा टॉपिक है, डॉक्टर ब्राउन नीड्स टू बी contacted for in case of या for any inflammation as well। as well का मतलब ये भी, अगर इसको इकट्ठा करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, इन्फ्लेमेशन और in case of systolic blood pressure lower than 100 mmHg or higher than 160 mmHg। So that is how you write। It would be greatly appreciated if you could represent the patient to the clinic। अगर वहाँ पे हॉस्पिटल दिया हुआ तो समझो बाय चांस पेपर में ऐसी गलती नहीं होगी तो वहाँ पे हॉस्पिटल कर देना। पेपर में ऐसी गलती नहीं हो सकती कि अगर हॉस्पिटल दिया तो हॉस्पिटल ही दिया होगा, क्लिनिक दिया तो क्लिनिक दिया होगा। So it would be greatly appreciated if you could represent the patient to the hospital on 1 October for general assessment। Also, Dr. Brown should be contacted in case of any fever or if you notice any sign of infection।
Along with this, Dr. Brown needs to be contacted for any inflammation or in any case of systolic blood pressure lower than or higher than 160 mmHg as well. नहीं तो आपको जरा सा भी यहाँ पे लग रहा है along with this की जगह also लग दो, also और भी अच्छा लगेगा. Also, Dr. Brown needs to be contacted for any inflammation और in case of systolic blood pressure. तो also लगाने से होता है इन दोनों केसेस में आपको डॉक्टर ब्राउन को कांटेक्ट करना है. सो बड़ा सिंपल सा है. अब फर्स्ट पेज देखते हैं. वैसे तो ये लेटर कुछ ऐसा नहीं था इसमें करने लायक और थोड़ा अजीब भी था क्योंकि डिस्चार्ज प्लान बड़ा होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ दिया नहीं. लेकिन इस लेटर की खास बात क्या है, मैंने आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि सुजैन है, 17/7 है, सिंगल लड़की है, ओनली चाइल्ड, पेरेंट्स आर स्टिल मैरिड, तो डेट ऑफ बर्थ है 1990 की. अभी ईयर क्या चल रहा है 2005, यानी एज हुई सिर्फ 15, एज 15. तो ये उसकी एज है. तो आपको पता ही है रिगार्डिंग में लिखते हैं आर ई का मतलब पेशेंट के बारे में जब लिखते हैं तो आर ई मिस, क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो मिस सुजैन सुरैंडन, जो भी नाम है, स्पेलिंग आप प्लीज करेक्ट कर लेना, सुरैंडन ऐसे लिखते हैं रिगार्डिंग में. तो फिर उसके बाद आप आराम से डेट वगैरह लिखते हो और जो भी लिखते हो, फिर उसके बाद आप लिखते हो कि आई एम राइटिंग दिस लेटर. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस सुजैन. फर्स्ट नेम यूज करना है. जब भी कोई 18 ईयर से कम हो तो उस केस में फर्स्ट नेम यूज करना है, सेकंड नहीं. हम ओईटी में मोस्टली सेकंड नेम यूज करते हैं, पर जब कोई 18 ईयर से नीचे हो तो फर्स्ट नेम और मिस MISS. सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस सुजैन. तो बताना है इसके बारे में हु इज अ 10th ग्रेड स्टूडेंट. अब देखते हैं इस लेटर में और खास बात क्या है. लास्ट पैराग्राफ तो हमारा बन ही गया था, अब बाकी देखते हैं. सो ओनली चाइल्ड, पेरेंट्स आर स्टिल मैरिड, लिविंग टुगेदर, patient is student in the 10th grade, patient did not present to emergency department until 13/9/2005. तो ये वाली खास बात थी, इसलिए मैंने ये लेटर पढ़ना चाहा कि पेशेंट को 13 तारीख तक एडमिट नहीं किया, यानी इनडायरेक्टली यही बता रहा है. इससे पहले देखो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन ही आई है वहीं पे गड़बड़ है. पेशेंट डिड नॉट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी ER until 13/9/05. इसका मतलब यही हुआ कि उसको प्रॉब्लम तो 13/09 से पहले थी, यानी 13 सितंबर से पहले ही प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन पेशेंट को 13th को लेके आए. एट द टाइम शी डिस्प्लेड साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिक शॉक विद अ फीवर ऑफ 39 डिग्री, तब लेके आए. तो मेरे को कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट यही है कि मुझे ये जानना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कब हुई, क्योंकि 13 से पहले हुई होगी, तभी तो ये अब बता रहा है. तो डिस्चार्ज डेट 18th, यानी 5 डेज में पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है. डायग्नोसिस में पता लगा था कि रप्चर्ड अपेंडिक्स था और पेरिटोनाइटिस था. तो पेरिटोनाइटिस तो यहाँ पे भी दे रखा है और रप्चर्ड अपेंडिक्स था. तो मेडिकल में पेशेंट रिसीव्ड, ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है. मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट टेक्स, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है. सो बैकग्राउंड अब यहाँ से पता लगेगा पेशेंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी. तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए. तो यहाँ से हमें पता लगेगा एक्चुअल में क्या था. तो पेशेंट was on a class trip to Perth from her school in Bunbury when she developed peri-umbilical pain. तो यानी umbilical के आसपास पेन हुआ and anorexia beginning on 10th. तो यही बात समझने की है. प्रॉब्लम 10th को शुरू हो गई थी, लेकिन पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में लाया गया 3 दिन के बाद. तो इनिशियल पेन फॉलोड बाय नोजिया फॉर नोजिया 6 hours later. और उसके बाद क्या, द पेन देन माइग्रेटेड टू राइट लोअर क्वाड्रेंट. तो उसके बाद पेन और ज्यादा हो गया राइट क्लोर विद मैक्सिमम ओवर द मैकबर्नीस पॉइंट. तो 10th के बाद पेन बढ़ता गया, हमारे पास आई 13th को, यानी कि 3 दिन के बाद. फिर लैब में जब हम 13 तारीख को हमने इनका लैब लेके गए तो लेबोरेटरी में पता लगा. तो लैब इन्वेस्टिगेशन शोड ल्यूकोसाइटोसिस. ठीक है, बस ये लिख दो ल्यूकोसाइटोसिस, बाकी सब कुछ लिखोगे तो कंफ्यूज होगा एग्जामिनर भी और आप भी. The patient was immediately given ampicillin gentamicin IV. तो हमने इसको एंटीबायोटिक दे दी जैसे ही हमें पता लगा कि ये सब चीजें हैं, तो हमने इसको वो दे दिया. सो अल्ट्रासाउंड भी किया गया जिसमें पता लगा कि फ्री फ्लूइड है इंटर एब्डोमिनल में. अब देखो वैसे तो देखो अपेंडिक्स रप्चर होगा तो फ्री फ्लूइड तो होगी ना इंटर एब्डोमिनल स्पेस में, तो वही बता रहा है कि फ्री फ्लूइड थी. अ स्टैंडिंग AXR was also performed, abdominal X-ray was also performed, which showed फ्री एयर इन द हेपेटोक्रोफेनिक एक्सेस. तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी उसकी. फिर हमने इस कारण से इमरजेंसी लेप्रोटोमी की जिसमें पता लगा सीवियरली इन्फेम्ड अपेंडिक्स है अलोंग विद इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस फॉर्मेशन.
वैसे तो मोस्ट ऑफ द लेटर्स में इतनी सारी कहानी बतानी नहीं होती, क्योंकि जब भी डिस्चार्ज प्लान वाला लेटर होता है तो ये तो ठीक हो चुका है, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले को इससे इतना ज्यादा मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है कि उसको रिहैबिलिटेशन केयर क्या प्रोवाइड करनी है। जैसे कि इस केस में रिहैबिलिटेशन केयर में क्या करना है, फीवर का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, इन्फ्लामेशन का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। इसके अलावा उनको थोड़ी कुछ करना है। तो कहने का मतलब इस ये हमें इस वाले लेटर में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। अगर पेपर में आएगा तो ये वाला डाटा ज्यादा बताना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आप ये बताते हो पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद रप्चर्ड अपेंडिक्स एंड पेरिटोनाइटिस, तो ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होता। सो अपेंडेक्टमी वाज परफॉर्म्ड एंड एब्सेस वाज ड्रेन, तो अपेंडिक्स निकाल दिया और एब्सेस को ड्रेन कर दिया। तो पेशेंट देन वाज ट्रांसफर्ड टू SICU, उसके बाद उसको हमने वहां पे भेज दिया। फीवर सबसाइड हो गया, इसलिए उसको हमने नॉर्मल रूम में अब ट्रांसफर कर दिया है। अब हमने सिप्रोफ्लॉक्सिन IV शुरू की है ऑन पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 to 3, यानी जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसके 3 डेज के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन शुरू कर दिया है। सो पेशेंट इज रेडी टू बी डिस्चार्ज टू रिहेबिलिटेशन सेंटर। अगेन आप प्लीज समझो कि इस लेटर में छोटी छोटी गड़बड़ है, और नहीं तो पेपर में जब आएगा तो डिस्चार्ज प्लान बड़ा आएगा, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बहुत कम लिखना होगा। लेकिन मैं आपको हमेशा बार बार यही समझाता हूँ कि जो भी लेटर जैसा भी है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और फर्स्ट पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पैराग्राफ को अपने मन में कहानी बनानी चाहिए, तो मैं आपको कहानी बना देता हूँ। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस सुजैन who was, बस पहली कहानी में ज्यादा मत लिखो, एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल, सिंपल अपनी बात लिखो ताकि मुश्किल ना हो। हॉस्पिटल ऑन 13th September, एस बड़ा, ये छोटी छोटी गलतियां ठीक करनी है, सितंबर का एस बड़ा। सो मिस सुजैन who was admitted to our hospital on September and was diagnosed with, बस सिंपल लिखो, and was diagnosed with ruptured appendix, appendicitis या appendix सॉरी, ruptured appendix and peritonitis। बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं करना। अभी वैसे तो आफ्टर सर्जरी, इसमें तो सर्जरी की है ना, अपेंडेक्टमी की है और एब्सेस को ड्रेन किया है। सो आफ्टर सर्जरी एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आके है आफ्टर सर्जरी शी इज फीलिंग बेटर, या आफ्टर सर्जरी हर कंडीशन हैज इम्प्रूव्ड। नहीं तो बेस्ट जो आप रोज लिखते हो वही लिखते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं। रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन विच इंक्लूडेड सर्जरी, ये ऐड कर दो ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आप सबसे यूनिक हो जाओगे। विच इंक्लूडेड सर्जरी एंड एज अ रिजल्ट required treatment दी which included surgery and as a result her condition has improved। so जब modify करना होता है बस थोड़ा सा modify कर दिया करो। जब भी कोई चीज include हो रही है तो which included surgery and as a result her condition has improved। now after discharge, एक एक वर्ड आना चाहिए कि सर्जरी हो गई है, ये हो गया। now after discharge she needs rehabilitative care and services, hence is being referred to your rehabilitation center। उसको rehabilitative services चाहिए, इसलिए आपके सेंटर पे भेज रहे हैं। देखो कितना आसान, कितना अच्छा। लास्ट पैराग्राफ आपका पहले ही तैयार है, आप बस थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भरनी है। मिस सुजैन went on a school trip, अब आराम से बताओ, स्कूल ट्रिप on 10 September and during her match of tennis, जो भी था, she developed, बिल्कुल आसान से लिखो, she developed pain which later on, ऐसे प्यार से, which बाद में, which later on shifted to right lower quadrant। so pain पहले कहाँ पे होता, developed pain around periumbilical area। तो बस अब यहाँ पे लिख दो she was presented to our hospital after
3 days. At that time he was displaying. अब कहानी लिखो, signs of peritonitis. इससे आपका इजी रहेगा, फर्स्ट पैराग्राफ को हमेशा लिखो और आसान लिखो, फिर आप बाकी कहानी बता सकते हो. She was displaying signs of peritonitis and was having septic shock with fever of 39 degree Celsius. After required treatment, अब बस वो मेन बातें लिखो. So after admission, अब आप या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की जगह आप छोटी छोटी बातें लिख सकते हो कि आफ्टर एडमिशन या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन भी लिख सकते हो. तो हमारे पास इस कंडीशन से आई थी, तो इस वाले केस में सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो मेन कहानी को चलाना सीखो, कहानी की तरह बताओ. सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन शी अंडरवेंट, जो भी आप लिखना चाहते हो, एब्डोमिनल एक्सरे, जो भी इन विच दिस एंड दैट वाज फाउंड, इन विच जो भी पाया गया, दिस वाज फाउंड कि ये हो रखा था. सो अर्जेंट लेप्रोटोमी वाज, सो अर्जेंट जो भी आपने किया था, अपेंडेक्टमी वाज परफॉर्म्ड एंड एब्सेस वाज ड्रेन्ड. तो यहाँ तक जितनी भी आपने ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन लिखना है वो बता दो. सो ऐसे आपका एक पूरा लेटर तैयार हो जाता है. अगेन प्लीज हर लेटर को भी 2 बार रिवाइज किया करो, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. तो देखो अब कितना आसानी से, अब कहानी जो, अब ये मत सोचो कि आपको क्या क्या दिया था, आप हमेशा ये सोचो कि एग्जामिनर के पास क्या जाएगा. देखो एग्जामिनर के पास इतनी आसान कहानी जाएगी. This letter is with Suzanne, who was admitted on 13, was diagnosed with this. Required treatment was given, which included surgery, and as a result, her condition has improved. Now, after discharge, she requires rehabilitative care and services. Hence, is being referred to your rehabilitation center. Miss Suzanne went on a school trip on 10 September, and during her match of tennis, she developed pain around the periumbilical, which later shifted to right lower quadrant. She was presented to our hospital. अब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो but. पेन तो 10 को हो गया था, but she was presented to our hospital. लेकिन हमारे हॉस्पिटल में अब but की जगह अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, however. अगर however यूज किया है तो s को करना पड़ेगा छोटा. तो ये छोटी छोटी चीजें. However, she was presented to our hospital after 3 days at that time. ये बहुत अच्छा होता है, ये at that time बहुत अच्छा है कि उस टाइम पे, यानी 13 तारीख को. At that time she was displaying this and this thing. So during hospitalization, फिर during hospitalization she underwent X-ray in which this was found, or this and this. So urgent epilotomy and abscess was drained. इसमें वो सारा डाटा आप लिख सकते हो जितना आप लिखना चाहते हो, तो इसमें वो सब कुछ आ जाएगा. फिर उसके बाद आएगा लास्ट पैराग्राफ. इट वुड बी ग्रेटली रिप्रेजेंटेड, सॉरी, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड रिप्रेजेंट द पेशेंट टू आवर हॉस्पिटल ऑन 1 October for general assessment. Dr. Brown should be contacted in case of fever or if you notice any sign of infection. Also, Dr. Brown needs to be contacted for inflammation or in case of systolic blood pressure lower than 100 or higher than 160 mmHg. Please feel free to contact us. ये तो लास्ट में लिख देंगे. Should you require any further information, feel free to contact. बस सिंपल है, कुछ भी नहीं लिखना. So this is how you attempt an OET letter. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is +917696734256. Thank you.